वेलकम बैक। मैं लव के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है। हालांकि ये आपके जो प्रीवियस ईयर में जो आपके सीटेट के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से ये एक पेपर है, ठीक है ना। मतलब हमने वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं और आपको जो, क्योंकि आपने सीटेट के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं करंट में, और आपने जो ही सीटेट से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरीज हैं सीडीपी की, है ना, या फिर जो आपकी जो ईवीएस के जो जो चैप्टर्स हैं जो आपकी फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक के हैं, जब आपने टीचिंग ट्रेनिंग के लिए जब आप गए होंगे तो आपने वहाँ पर उनको पढ़ा होगा और समझा होगा, ठीक है। तो ये जानते हुए, ये मानते हुए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन बहुत कम होगा क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन की बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन जुड़ा हुआ है। अब ये कथन जो है ये किससे जुड़ा हुआ है आपको वो बताना है। मतलब एकीकरण का जो सिद्धांत है उससे उससे जुड़ा हुआ है, या बातचीत का सिद्धांत। देखो ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं, आपने पढ़ा है आपने जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वहाँ पर सिद्धांत में, प्रिंसिपल्स में, ठीक है। तीसरा, आपसी संबंध का सिद्धांत भी नहीं है। और जो आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, निरंतरता का सिद्धांत, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी, विकास खत्म नहीं होता, चलता रहता। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को प्रदर्शित किया गया है। देखो थ्योरीज तो बहुत सारी है ना, लेकिन जो सिर्फ 4 स्तर बताए हैं, जो स्टेजेस बताई है, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है स्किनर। स्किनर ने ऐसा कोई स्टेजेस नहीं बताई, ठीक है। कोहलबर्ग ने नहीं बताई, और एरिक्सन ने तो 8 स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं। जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि पियाजे हैं जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, सेंसरी मोटर हो गया, पूर्व संचालन हो गया, प्री ऑपरेशनल जिसे बोलते हैं, फिर एक होती है कॉन्क्रीट जिसम जो हमारी थर्ड स्टेज है, और फोर्थ होती है आपकी औपचारिक परिचालन अवस्था, ठीक है, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है बच्चा, जो 11 वर्ष से किशोर अवस्था तक की मानी जाती है। तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक डैश भूमिका निभानी चाहिए। अब जो पेरेंट्स हैं उन्हें कैसी भूमिका निभानी चाहिए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में या फिर बच्चों के जीवन में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना फर्स्ट से फिफ्थ तक के बारे में। तो सहानुभूतिपूर्ण मतलब होनी चाहिए भूमिका पेरेंट्स की, है ना। बच्चे को सहानुभूतिपूर्ण बिहेवियर वो करना चाहिए। दूसरा है तटस्थ, कि जैसे हैं वो वैसे ही बने रहें, बच्चा चाहे बिगड़े तब भी उन्हें एक ही स्टेज में रहना है, ठीक है ना। और यदि बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है किसी चीज़ में, तब भी वो तटस्थ रहेंगे, मतलब खुश नहीं होंगे, ठीक है। कुल मिला के बात ये है। और थर्ड ऑप्शन आपका नकारात्मक। नकारात्मक भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि नकारात्मक होने से बच्चे के अंदर माता पिता के प्रति हीन भावना आ सकते हैं, कि पापा मम्मी तो मेरे साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब मेरी बात नहीं मानते या फिर मेरी नहीं सुनते, मुझे नहीं समझते, इस तरीके से। फोर्थ ऑप्शन बच रहा है आपका सक्रिय। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इससे क्या होगा, देखो पेरेंट्स को भी फ़ायदा होगा इससे, और जो है बच्चे को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की जो है कि स्कूल में कितना पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है ऑल ओवर, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी खेल से रिलेटेड हो, किसी बिहेवियर से रिलेटेड हो, ठीक है, उन सभी चीज़ों का बच्चे के बारे में पेरेंट्स को पता चलता रहेगा। और पेरेंट्स और बच्चे में भी अपने पेरेंट्स के प्रति एक जो भावना होती है रिस्पेक्ट की, या फिर जो बोली जो लगाव होता है, वो भावना वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे ध्यान देते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे समझते हैं, ठीक है। तो बच्चा गलत चीज़ों की तरफ नहीं भटकेगा। उसके पेरेंट्स उसे समझाएंगे कि बेटा कि इन लोगों के साथ नहीं बैठना, तो वो इस चीज़ को समझेगा कि पेरेंट्स उसके भले के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही फ़ायदा होगा सक्रिय रहने से पेरेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत पदोन्नत किया, मतलब ये किसने दिया था आपको वो बताना, पदोन्नत किया किसने दिया। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा वेगोत्स्की, तीसरा गेस्टुट, और चौथा पावलोव। तो देखो जो वाइगोत्स्की थे वो आपके सोशल से रिलेटेड थे, जो सोशल डेवलपमेंट है, और पियाजे थे आपके जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, जो मेन यहाँ पर बताया गया। पहले वो आपका होगा नहीं। और गेस्टोल्टवादी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इनका कहने का मतलब ये था कि बच्चों को है, जो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसे कोई भी चीज़, यदि हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल दे रहे हैं या फिर कुछ भी हम बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बच्चे के सामने रख रहे हैं, तो उसे पार्ट्स में ना दी जाए, उसे बच्चे को पूरी की पूरी दी जाए, जिससे बच्चा उसको समझ सके, ठीक है। तो इनमें आपका वर्धमीर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है। अब प्रेरणा से क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा आपका वो बताना है, ठीक है। या फिर युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाती है। पहला ऑप्शन तो नहीं है आपका कि दिशाहीन तो नहीं करती प्रेरणा, ठीक है। यदि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हो, किसी दिशा में जा रहे हो, ठीक है ना। अब दिशा क्या होगी, अब आप स्कूल में हो तो आप गलत दिशा में तो जाने से रहे, ठीक है। टीचर के मार्गदर्शन में या पेरेंट्स के मार्गदर्शन में आप गलत दिशा में नहीं आगे बढ़ोगे। और जब आप गलत दिशा में नहीं बढ़ रहे तो उसका मतलब सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और सही दिशा में जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी यदि स्पीड कम है या फिर आपका कभी मन ऊब गया तो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है कभी कभी। तो वो मोटिवेशन जब पेरेंट्स देंगे या फिर टीचर्स देगा या जो भी आपका गाइडेंस जो भी आपको कुछ दे रहा है वो देगा तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ोगे, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिशाहीन तो होना तो यही ऑप्शन जो आपका फर्स्ट गलत है। दूसरा है युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है। इससे दिलचस्पी बच्चे में बढ़ती है, एक जो है रिदम वो बना रहता है। बीच बीच में यदि हम बच्चे को मोटिवेशन देते रहते हैं। मोटिवेशन कैसे देना, कोई कहानी सुना दी किसी अच्छे मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बारे में जिसने अचीवमेंट्स अचीव करी है, ठीक है ना। कि एजुकेशन की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में या किसी भी फील्ड में जो बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, ऐसे आपको स्टोरी बतानी है। थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों की स्मृति को तीव्र करता है। देखो प्रेरणा शिक्षार्थी की जो स्मृति शक्ति है उसे तीव्र नहीं करता है, वो बच्चे को उस काम को या कोई भी काम है उसे करने के लिए आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। और जब वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, किसी काम को बार बार करता है, किसी प्रॉब्लम को बार बार सोल्व करता है, ठीक है ना, वैसे क्वेश्चंस को सोल्व करता है, तब वहाँ पर बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है। लेकिन प्रेरणा से बुद्धि तीव्र नहीं होती, मतलब स्मृति तीव्र नहीं होती। स्मृति मतलब आप याद करने की क्षमता या फिर जो आपके माइंड से रिलेटेड है वो यहाँ पर बोला गया है। फोर्थ ऑप्शन है पुराने और नए अधिगम में विभेद करता है। देखो ये भी आपका गलत है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही यहाँ ठीक होगा। युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाता है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है। अब यहाँ पर 3 निशानी है, मतलब एक नहीं है, आपको वो बताना जौन सी है। जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है, ये तो विशेषता है बुद्धिमान बच्चे की, हम मानते हैं। जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है। नए माहौल में समायोजित करना भी एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी कौशल है, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो जो थर्ड ऑप्शन आपका वो है जो बहुत जल्दी लंबे निबंध रटने की क्षमता रखता है, तो ये बुद्धिमान बच्चे की विशेषता नहीं है या फिर जो निशानी नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। ये स्किल जो है ना, कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, अपने विचार को सामने रख रहे हो, सिर्फ अपनी अपनी बात ही ना कहना, दूसरे वाले के विचारों को भी मान्यता देना, उन्हें सम्मान देना। और यदि सामने के विचार गलत है तो उसके अपोजिट में आप तर्क दो कि आप मैंने कुछ तर्क देने पर क्या होगा, सामने का जो विचार गलत है वो इस बात को समझ जाएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। और सभी बच्चे की विशेषता है, इनमें आपकी और भी विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे बच्चे जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, ठीक है, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, उनमें शीघ्र चीज़ों को ग्रैप्स करने की क्षमता होती है, ठीक है, नई चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। साथ ही साथ यदि वो किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं तो उसमें वो डीप सोचते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे किसी चीज़ की कोई क्वेश्चन है उसके बारे में डीप सोचेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई थ्योरी हुई, उसके बारे में वो डीप सोचने लग जाते हैं। और डीप सोचने का परिणाम ये होता है कि बच्चा टीचर से क्वेश्चन करने लग जाता है कि सर यदि ऐसा हुआ तो, सर यदि वैसा हुआ तो, सर यदि हम ऐसा करते हैं। मतलब ऐसे जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, आप उनके क्वेश्चनों की क्षमता, आप जो क्लास में बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन भी रिलेवेंट होने चाहिए जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगी कि बच्चा जो है अच्छा अचीव करेगा, एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है ना, इसकी क्षमता अच्छी है पढ़ाई में, आप इस चीज़ को पता लगा सकते हो। तो जो थर्ड ऑप्शन था वो आपका नहीं वाला था और थर्ड ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित किया जा गया। मतलब ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर हम बच्चे को संज्ञानात्मक रूप से सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। देखो घर नहीं है ना, सभागार भी नहीं है, घर भी नहीं है और खेल का मैदान भी नहीं है, स्कूल और कक्षा का वातावरण ऐसी जगह है जहाँ पर हम बच्चे को मेंटली रूप से पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चा कितना कमज़ोर है, कितना तेज है किसी सब्जेक्ट में, किसी फील्ड में, किसी टॉपिक में, ठीक है ना।
कोई सब्जेक्ट में इस तरीके से, क्योंकि स्कूल ही ऐसे स्थान है जहाँ पर हम ज़्यादा फोकस किस पर देते हैं। आज भी हमारा फोकस सिर्फ बच्चे की बुद्धि पर है कि बच्चे की बुद्धि किस तरीके से तीव्र किया जाए, उसके नंबर किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा ला सके एग्ज़ाम्स में, टेस्ट्स में, ठीक है। तो टीचर का मोटिव ये होता है कि बच्चे का किसी भी तरीके से ज़्यादा मार्क्स आएँ, उसका मोटिव ये नहीं होता कि बच्चा इस चीज़ को समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो हम जो है बच्चे की जो बुद्धि है, जो संज्ञानात्मक विकास है, सबसे ज़्यादा वो नज़र आता है फोर्थ ऑप्शन में। परिभाषित किया गया, फोर्थ ऑप्शन में परिभाषित किया गया। यहाँ पर रॉन्ग क्यों लगा दिया, गलत है, ये सही है और बाकी आपके गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चरण डैश चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप में जानना शुरू करता है। अब ऐसी कौन सी चरण है जिसमें बच्चा वस्तुओं को तार्किक रूप से जानना समझने लगता है, ठीक है ना, जो तार्किक रूप से चीज़ों को जानना और समझने लगता है। पहला पूर्व परिचालन अवस्था, दूसरा कंक्रीट परिचालन अवस्था, तीसरा सेंसरी मोटर अवस्था और चौथी औपचारिक परिचालन अवस्था। देखो तार्किक रूप से बोला तो यहाँ पर वस्तुओं को वस्तु बोल दिया, इन्हें एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं बोला, ठीक है ना, अमूर्त वस्तु नहीं बोला। तो हम यहाँ पर वस्तुओं को मान के चलेंगे कि ऐसी वस्तु है जो दिखाई दे रही है, उनके बारे में तर्क रूप से समझ रहा है। और जो कह लीजिए स्टेज है वो आपकी कहलाती है थर्ड स्टेज, जो होती है 7 से 11 की, ठीक है। यदि यहाँ पर अमूर्त बोल देता तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 लगाते, लेकिन इसने अमूर्त नहीं बोला, इसने बोला एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप में जानना शुरू करता है। तो कौन सी स्टेज में करता है, बी ऑप्शन जो आपका कंक्रीट परिचालन अवस्था है, इसमें जानना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से संबंधित नहीं है। अब बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से संबंधित कौन सी नहीं है, आपको मतलब 3 है, आपको बताना कौन सी नहीं है। शरीर से अपशिष्ट उत्पादों की नियमित उन्मूलन, मतलब जो शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ना, जो भी आपने खाया है वो आपको सुबह निकालना है, ठीक है ना। ये आप जो वॉशरूम जा रहे हो तो ये चीज़ ये शरीर से जो अपशिष्ट है, जो बुरी चीज़ें या फिर जो ख़राब चीज़ें हैं, वो आपको निकालना शरीर से बाहर। ये आपकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है मतलब साथी की आवश्यकता या फिर साथ की आवश्यकता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी मनुष्य संसार में अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, ठीक है ना, बिल्कुल अकेला, ठीक है ना उसके पेरेंट्स हो, ना उसके दोस्त हो, ना ही उसके रिश्तेदार हों, ठीक है ना ही उसका आस पड़ोस हो, वो किसी से मतलब ना रखता हो। तो पहला ऑप्शन तो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतों से संबंधित। तीसरा ऑप्शन आपका प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, कि जो व्यक्ति समाज में काम कर रहा है, वो काम जो कर रहा है उसका उसे लोग बोले कि हाँ तूने अच्छा काम किया, उसे अपीयरेंस दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है भावनात्मक सुरक्षा की ज़रूरत। और इमोशनली भी सामने वाले को समझना है, ठीक है ना। तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जो ज़रूरत है भावनात्मक रूप की भावनात्मक सुरक्षा की ज़रूरत भी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक जो ज़रूरतें हैं उनसे संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन है स्कूल जीवन की शुरुआत से संबंधित पर जोर देना, स्कूल के जो आपका जीवन है उससे संबंधित जो घटना हो रही है उन पर जोर देना। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन आपका परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोचिंग पर देना। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इतना अच्छा नहीं है, फर्स्ट भी अच्छा नहीं है, सेकंड भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं मतलब सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका छात्रों को अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक शिक्षण मूल्य पर सवाल करने के और हर शिक्षार्थी की ये, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन आपका ये तो सवाल करने के और हर शिक्षार्थी को जन्मजात प्रतिभा के पोषण करने के लिए अवसर प्रदान करना है। तो यहाँ पर सवाल शिक्षण पर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है, जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ से नहीं है। तो ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है थोड़ा दिक्कत है इसमें। फोर्थ जो ऑप्शन आपका वो होगा सवाल करने और हर शिक्षार्थी की हर शिक्षार्थी की हर शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा के पोषण के लिए अवसर उपलब्ध करने से है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो कहीं यहाँ पर इसमें मिस्टेक है, ठीक है, इसमें कहीं गलती है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक है कि बच्चे को सवाल करने के लिए उसे मौके दिए जाएँ, और जो उसकी जन्मजात जो प्रतिभा है, अब जन्मजात प्रतिभा आपको ऐसे पता चलेगी, आप बच्चे को कोई भी वर्क दोगे, वैसे तो आप सभी सब्जेक्ट में वर्क दोगे, जिस सब्जेक्ट में जिस चीज़ में बच्चा बिना आपकी सहायता के
ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट कर रहा है, वो उसकी जन्मजात प्रतिभा मानी जा सकती है, ठीक है ना। और वैसा ही होता है, यदि कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, ड्राइंग अच्छी कर रहा है लेकिन हिंदी में कमज़ोर है, मैथ में अच्छा है लेकिन साइंस में कमज़ोर है, तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, और टीचर को उसकी जो जन्मजात प्रतिभा है उसमें ही उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और वो करता भी है बहुत बार। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइंड मैपिंग संदर्भित करता है। और माइंड मैपिंग जो है आपको किस चीज़ को संदर्भित करता है आपको बताना है। एक, मन की तस्वीर खींचने को, गलत। दूसरा ऑप्शन आपका, विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए ग्राफिकल तरीका। तो माइंड मैपिंग में आपको ये होता है कि हम एक तरीके से, आप ये मान लीजिए हम डायग्राम नहीं, आप फ्लो चार्ट का यूज़ करते हो किसी एक तरीके का, ठीक है ना। कि सबसे ऊपर आपका कोई टॉपिक हुआ, फिर टॉपिक से आपके नीचे दो कॉलम और निकलेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से कॉलम से आपके 4 कॉलम और निकल रहे हैं। इस तरीके से आपकी माइंड मैपिंग होती है, जिससे आप चीज़ों को आसान तरीके से समझ सकें, अवधारणाओं को जल्दी से समझ सकें, ठीक है। आपको यहाँ ऐसे इस तरीके से पढ़ने में या फिर चीज़ों को करने में ज़्यादा आसानी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यदि आप ऐसे किताबी नॉलेज पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन आपका, तकनीकी समझ को बढ़ाने के लिए, गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका, साहसिक कार्य के लिए एक योजना के लिए। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है बस वही यहाँ ठीक है। सेकंड जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर एक नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है। मतलब कोई अतीत में, पास्ट में कोई बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आई, कोई सिचुएशन आई, और उसने किसी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अब बच्चे के सामने नई प्रॉब्लम आई है और कुछ वो मिलती जुलती है पुरानी प्रॉब्लम से, ठीक है ना। अब यदि मिलती जुलती नहीं भी है तो बच्चा क्या करेगा, पुरानी टेक्निक का यूज़ करेगा जो उसने पास्ट में यूज़ करी थी। और यदि मिलती जुलती थोड़ी बहुत है तो भी उसका भी यूज़ करता है। कुल मिला के बात यह है कि वो पुराने एक्सपीरियंस का यूज़ करता है और अपने आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, जो अब वो फेस कर रहा है। तो पास्ट एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, जिनका वो यूज़ करता है अपने प्रेजेंट टाइम में जो आने वाली प्रॉब्लम से, या फिर जिस प्रॉब्लम का वो फेस कर रहा है करंट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला ऑप्शन है आपका इससे संबंधित। अब ये किससे संबंधित है आपको वो बताना। अधिगम के मनोदृष्टि के सिद्धांत से संबंधित है, अधिगम के तत्परता के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर अधिगम के सादृश्यता के सिद्धांत से संबंधित है, या फिर अधिगम के प्रभाव के सिद्धांत से ये संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका अधिगम के जो सादृश्यता का सिद्धांत है इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अब छात्रों की जो कठिनाई है उनको आप उजागर करना चाहते हैं या फिर उनको आप बताना चाहते हो, ठीक है ना, संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हुआ। अब पहला ऑप्शन है आसान और रोचक पाठ्यपुस्तक। तो ये आसान और रोचक पाठ्यपुस्तक दे दी, आसान दे दी, तब भी बच्चे के आपको कठिनाइयों के बारे में नहीं पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ना ही बच्चे को पता चलेगा। उसे तो ये लगेगा मुझे सब आता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनाने का विधि। तो कहानी सुनाने की विधि भी आपकी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन तो आपको गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण विधियों की एक अनुकूल किस्म। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप ये मान लीजिए कि शैक्षिक विकलांगता से संबंध मतलब है कि जो बच्चा पढ़ाई में, एजुकेशन में मतलब पीछे हो रहा है, मतलब और बच्चों के कंपैरिजन में कम है, और बच्चे मतलब जो उसकी क्लास के बच्चे हैं। तो आप उसके लिए क्या करोगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई बच्चे को हमने कोई कार्य दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चा शैक्षिक विकलांगता से संबंधित है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, उससे कोई कार्य दोगे, और जब वो कार्य नहीं कर पा रहा तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जब आपने पार्ट्स में डिवाइड किया तो बच्चा जो पहला चरण है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट को बच्चे को सोल्व करना या सीखना, आप ये मान लीजिए, ठीक है। जब तक बच्चा पहले पार्ट्स को नहीं सीख पाता, पहली प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता, ठीक है ना, जब तक वो दूसरा जो लेवल है या फिर जो दूसरा जो चरण है उसमें नहीं जा सकता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा सीखेगा, समझेगा, ठीक है चीज़ों को। ऐसे टीचर को भी फ़ायदा होगा, बच्चे को तो ज़्यादा फ़ायदा होना ही है, क्योंकि उसको एक मेथड मिल गया जिससे वो सीख पा रहा है चीज़ों को जो वो नहीं सीख पा रहा था। तो यहाँ पर आपको जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन है महंगा और चमकदार सहायक सामग्री। तो ऐसा भी गलत है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा। यहाँ पर जो मेन रोल होता है वो होता है टीचर का, ठीक है ना। वैसे जो चाइल्ड सेंटर होती है, लेकिन चाइल्ड को पढ़ाने के लिए एक अच्छे टीचर का, प्रभावी टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कुछ भी हर चीज़ अच्छी लेकर आ रहे हो, आपका क्लासरूम अच्छा वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना, आपका लेसन प्लान भी अच्छा वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है, क्लास भी अच्छे से मेंटेन कर रखी है आपने, लेकिन टीचर इफेक्टिव नहीं है, टीचर पढ़ाने में उतना सक्षम नहीं है,
तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। टीचिंग मटेरियल जो आपका टीचिंग एड है वो कितने भी अच्छे हों, यदि टीचर अच्छा नहीं है पढ़ाने में, उसमें वो क्षमता नहीं है कि बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करने में, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगी, ठीक है। तो एक अच्छा टीचर का होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन में। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका, विशेष स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए। तो विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षक, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अन्य सामान्य बच्चों के साथ दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा अच्छा है सेकंड कंपेरिजन में। और फोर्थ ऑप्शन, विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित की गई विधियों द्वारा। अब देखो, जो विशेष स्कूल है उनमें विशेष बच्चों के लिए कुछ विधियां बनाई गई है और उनका यूज़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये तो उन विद्यालयों की बात होगी ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि हमें विशेष स्कूलों की पहले तो स्थापित ही नहीं करनी है, ठीक है ना। क्योंकि हमें उन्हें और समाज से अलग नहीं रखना, समाज से काटना नहीं है। कुल मिला के बात ये है, यदि कोई बच्चा विकलांग है या फिर किसी बच्चे को किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, वो सामान्य स्कूल में आकर पढ़ सकता है, और उसको पढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो टीचर की है। जो सामान्य स्कूल हैं उनमें जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना, और वो उन्हें पढ़ाते हैं, सामान्य शिक्षक सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा कि अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है हमें। और जो फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का वो है, डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा हुआ है। और डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है आपको वो बताना है। पहला, पठन विकार से संबंधित है, व्यवहार विकार से संबंधित है, मानसिक विकार से संबंधित है, या फिर गणितीय विकार से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया आपको जो है पढ़ने से संबंधित है, ठीक है ना। पढ़ने से संबंधित, जैसे बच्चे जो है अक्षरों को नहीं समझ पा रहा, अक्षरों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो बी को डी पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से बच्चा चीज़ों को नहीं समझ पाता, तब वो जो है शब्द को नहीं पढ़ पाएगा किसी वर्ड को, क्योंकि उसका अल्फ़ाबेट ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वो ठीक होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है आपका पढ़ने विकार से संबंधित है। तो आज एक बार फिर हमने जो आपके प्रीवियस ईयर का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2011 का है। आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन जो है वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपका एग्ज़ाम हो भी सकता है कि जो क्या पता आज हो, क्या पता कल हो। या आपको जो वीडियो है बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।